अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं बशारत राजा साहब। आपको मालूम होगा कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बशारत राजा साहब, बेसिकली इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, तो कश्मीरी लोगों की डिमांड क्या है और इस वक्त उन्होंने जो आइंदा का लाए अमल दिया है वो क्या है? बहुत शुक्रिया फैसल। एक तो ये इस पर हम आज डिटेल से विलाग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये गिला कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि इस पर आपको डिटेल से करना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ हकाइक नहीं बता रहा, और जो असल खबरें आ रही हैं वहाँ से वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो किल हो गई हैं खबरें, वो सामने नहीं आ रही खबरें। इस पर बात करेंगे। और फिर जो आपकी अपनी बीट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उसमें जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब को एक आज जिस तरह उन्होंने केस जीता, उसके बाद रोस्टर जारी हुआ और उनको केस दोबारा मिलना शुरू हो गए, और कल से वो केस की दोबारा सुनेंगे, समाप्त करेंगे। इस पर बात करेंगे। एक तो फैसल जो कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, बुनियादी तौर पर ये कोई उसके जो डिमांड्स हैं, उसकी मांगे हैं जो वो कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि आप फैसल ये कहें कि वो आइन और कानून से कोई बाहर की चीजें हैं, कि आइन और कानून से कोई हट कर कोई मांग है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। वो सिंपल सी उनकी मांगे हैं जो आवाम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब उसके वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद सरदार तनवीर अलियास साहब प्राइम मिनिस्टर बने। फिर मामला ये हुआ कि वहाँ पर जब यहाँ पर मरकज़ में इमरान खान साहब को हटाया गया, तहरीक अहमद लाई गई, तो उसके बाद जिस तरह यहाँ पर जो खेल रचाया गया था, खेल खेला गया था, जिस तरह रातों रात एक पिडम सरकार बनाई गई, उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बिल्कुल इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है जब अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो मेरे सामने जो पहले नाम आया जी कि कोई और नाम था कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, तो एकदम से मेरे सामने वो नाम आया जी कि प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर के बन गए अनवारुल हक साहब। मैंने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी कि अनवारुल हक साहब किस चैनल से आए हैं, कहाँ से आए हैं। अनवारुल हक साहब के एक भाई लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक साहब होते थे, कोर कमांडर गुजरांवाला। अच्छा, जब जनरल बाजवा की समरी आई थी चीफ आर्मी स्टाफ के लिए, तो 5वें नंबर पर उनका नाम था। अच्छा, जो कोर कमांडर, बाद में वो सेक्रेटरी दिफा भी रहे, तो वे बीच में सारे चैनल इस्तेमाल किए कि उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लाया गया। जब वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने, तो उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं या सियासी पार्टियां हैं उनका, अच्छा वो एक इशारा हुआ उसमें, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी, वो एक और आज़ाद कश्मीर की एक वो वहाँ की अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। अच्छा। वो सारे लोग इकट्ठे होके एक ही इशारे पर खड़े होके, वो इशारा कौन करता है वो तो आप जानते हैं कि इशारे कहाँ से आते हैं। वो सारे इकट्ठे होकर खड़े होके उन्होंने कहा जी फारूक हैदर साहब का ये ऑन द रिकॉर्ड बयान है। उस वक्त उन्होंने मेजर जनरल का नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि जी हमने उसके कहने पर ये सारा कर दिया, आगे वो सवाल नहीं चला। अच्छा, ये उन्होंने बात की थी फारूक हैदर साहब, जो आज फारूक हैदर साहब अवामी एक्शन कमेटी के सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर सामने आए हैं। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बार मैं बाद में बात करता हूँ, एक तरतीब से चलते हैं। वो जब मामला हुआ तो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनाई गई उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, यानी कि वही खेल रचाया गया जो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर रचाया गया, जो पाकिस्तान में बिल्कुल सही। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये प्रैक्टिस की गई, फिर जीबी के अंदर ये प्रैक्टिस की गई। जीबी के अंदर भी खालिद खुर्शीद के साथ क्या हुआ, उसे हटाकर वो सारा कुछ करके वहाँ पर भी एक शहबाज शरीफ की तरह एक बंदा बैठा दिया गया जो वो अहकामात आते हैं अमान व सदाकन करता है, तो ठीक है। आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान थे उनका अवाम के साथ रब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अच्छा। मुकम्मल तौर पर। फिर ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में बिजली महंगे किए गए, आटे पर सब्सिडी नहीं दी गई, हालांकि ये तो पिछले 7 दहाइयों से चला आ रहा है ये सिलसिला। फिर वो अवामी एक्शन, वो कहते हैं कि जब तहरीक चलती है तो बगैर लीडर की अगर तहरीक चलती है, लीडर लेस तहरीक चलती है, तो फिर वो कोई जब लोग निकलते हैं तो अपने लीडर चुन लेते हैं, ऐसे ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर इसके सामने आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस अवामी एक्शन पर जो पार्टी है, जो एहतजाजी अवामी एक्शन कमेटी जो है एहतजाज कर रही है, इसकी जो लीडरशिप है वो मुजफ्फराबाद से चुनी गई है।
वो अच्छा। शौकत नवाज मीर साहब है वहाँ पर। हाँ। उनकी कोर कमेटी है जिसमें 32 लोग शामिल हैं। पहले उन्होंने एक एहतियाजी तारीख दी थी, आपको पता है लास्ट ईयर मई जून में बड़ा खून खराबा हुआ था उस वक्त उनके मुतालबात माने गए थे, बिजली भी सस्ती की गई थी, आटे पर सब्सिडी दी गई थी। बाद एक आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। वो फैसला ये था कि नीलम झेलम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है वहाँ पर मुजफ्फराबाद में, उसका ज़रा वो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया। बिल्कुल ऐसे। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बीच में वो ज़रा अगर सूबों के अंदर होता है तो कोई मामला तो होते हैं ना जी। किसी किस्म को कोई MOU साइन होता है, कोई चीज़ तो साइन होती है ना, कोई डॉक्यूमेंट होता है। बिल्कुल ऐसे। वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी कि डॉक्यूमेंट अभी तक हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया था लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा। वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ उस पर। फिर ये मामला चलते रहे और हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उन्होंने एक दफ़ा अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दी। कॉल देने के बाद उन्होंने एक वो कहते हैं मुज़ाकरात करने का एक ढोंग रचाया जी कि हम मुज़ाकरात करते हैं। पिछले साल इसी साल जून के कोई वो एक चार्टर ऑफ डिमांड जो था उस पर सिग्नेचर किए गए, दोनों तरफ से MOU साइन हुआ जी कि ये मामला हम आपके मानते हैं, जो आपके डिमांड्स हैं, तो ये जो बाकी हैं वो नहीं मानते, इस बार बैठकर बात करेंगे। वो जो जून में हुआ उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, डिमांड क्या है? डिमांड है जी आज़ाद कश्मीर के अस्पताल बेहतर बनाना। अच्छा। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले काम कर रहे हैं, मीरपुर काम कर रहा है, रवलाकोट काम कर रहा है, मुजफ्फराबाद काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो ऑपरेशन नहीं है। अच्छा। तो हाँ, मतलब उनकी डिमांड है कि इनको ऑपरेशन किया जाए। ठीक है। आपको पता है कि मीरपुर डिवीजन के सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना वो बरतानिया में, पूरे यूरोप में है मीरपुर डिवीजन के। अच्छा। मीरपुर डिवीजन में आपके यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में अगर जो बाहर से फ्लाइट आती है ना उसमें सबसे ज्यादा अगर पैसेंजर होते हैं तो मीरपुर डिवीजन के होते हैं। अच्छा। मुसाफिर होता है, UK से आती है, यूरोप से आती है, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी आती है, वो उनको फंक्शन किया जाए। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रोड्स हैं उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिर उसके बाद जो कुछ टनल्स हैं कोई 2-3 जिन पर काम होना है वो उसको कंप्लीट किया जाए। फिर फैसल सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अब मुझे बताया पंजाब के रहने वाले ना, ये मुमकिन हो सकता है कि पंजाब के लोग कराची के अंदर सेटल हों तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराची के अंदर हों और ये कहा जाए कि ये लोग कराची से मुंतखब होकर पंजाब असम्बली के अब ये आकर पंजाब असम्बली में बैठे, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। अब ये मामला क्या है? माजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर। कराची के वो कराची में लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं, वो पंजाब में लोग हैं, वो बलूचिस्तान में लोग हैं। ये 12 नशिस्तें जो रखी गई हैं ना ये है ब्लैकमेलिंग के लिए रखी गई। कोई 300 वोट लेकर मेंबर असम्बली बन जाता है, कोई 500 लेकर मेंबर असम्बली बन जाता है। मुझे ये बताया एक बंदा पिंडी से मुंतखब होता है, वैली कश्मीर से, यहाँ पे एक हल्का है हमारा, यहाँ से वो 400 वोट लेकर मुंतखब होता है। यहाँ पर वो कौन से काम करवाता है मुझे बताइए? कोई सड़कें यहाँ पर वो फंड वहाँ से लेता है, पिंडी के काम तो गवर्नमेंट पंजाब करवाती है ना, पंजाब की गलियाँ वो पुख्ता करवाती है, रोड्स वो पुख्ता करवाती है, वो फंड्स लेकर क्या करता है, कहाँ खर्च करता है? फिर सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है आज़ाद कश्मीर का एक बच्चा जो मेडिकल में 1100 नंबर लेता है जी, 1150 नंबर लेता है मेडिकल में, उसका मुकाबला किससे होगा कि जो माजरीन कश्मीर में है ना, पाकिस्तान में मुकीम है माजरीन, वो 750 नंबर लेने वाला बच्चा सीट ले जाएगा मेडिकल कॉलेज में और 1150 नंबर लेने वाला बच्चा फारुक हो जाएगा। अच्छा, ये जो कोटा सिस्टम है ना, अब आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर बच्चे पढ़ते तो हैं ना जी, ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। भाई मेरिट पर आना है तो फिर सबका एक जैसा हो ना, ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो 750 बच्चा नंबर ले उसे आप दे दें जनाब मेडिकल कॉलेज में दाखिला और 1150 का फर्क कर दें जिसका नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर अस्पतालों की हालत ज़ाहिर बेहतर करने के वाले से कहा, ये तो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। देखिए अस्पतालों में आपके वो जो पागल कुत्ता या बावला कुत्ता जिसे कहते हैं उसके काटने की वैक्सीन नहीं है। ये सोहेल रशीद साहब हमारे दोस्त थे, रिपोर्टर हैं, उनके इलाके, वो जीरा के रहने वाले हैं, उनके इलाके में आपके पंजाब में वो सांप होता है रसल वाइपर जिसे कहते हैं, ये पिछले दिनों BBC ने रिपोर्ट की थी, वो सबसे जहरीला सांप है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सांप पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं होते। अच्छा, लेकिन जीरा में वो रेत बजरी क्रश वगैरह लेकर जाते हैं वो तमीराती कामों के लिए, ज़रा वज़ीराबाद से कहीं से यहाँ से वो चले गए वहाँ पे उसने निस्फ दर्जन से ज्यादा बच्चों को काट लिया, लोगों को काटा। 2 से 3 लोग जो है वो पिम्स में आकर
वो अल्लाह को जान दे दी उन्होंने, उसकी सांप के काटने की वैक्सीन नहीं है यार। अच्छा, तो ये तो बुनियादी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं। और अगर आजाद कश्मीर में किसी को हार्ट जो पेशेंट होता है हाँ, उसको फॉरवर्ड कोटा से पिंडी लाया जाए जी, 7 घंटे लगते हैं, 8 घंटे। अजीरा से, जिसकी मैंने रसल वाइपर का जिक्र किया, वो इतना जहरीला सांप है कि अजीरा से पिंडी आते हुए 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, वैक्सीन ना हो तो वो तो बंदा आते हुए मर रास्ते जाता में ही है। मर जाएगा। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम जो है वो, ये हमारी डिमांड है, हमारी मांगे हैं, पूरी करें यहाँ से मरकज से। अच्छा, फिर क्या अलमिया क्या होता है? अलमिया ये होता है कि जो हमारे मिस्त्री है ना, कारीगर, ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को इन्होंने इस्तेमाल किया। अब की बार वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, सब सियासतदानों को बिठाकर, इकट्ठे बैठा के इकट्ठे बिठाकर, वो पीपल्स पार्टी भी, नो लीग भी, उसमें पीपल्स, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जितनी वो कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, निस्फ दर्जन से ज्यादा जो लोग थे, एक सैफर दिया गया जी। अच्छा। एक राजा फारूक हैदर साहब को, हाँ। उन्होंने सैफर लगाया जी कि ये हिंदुस्तान का सैफर है। चौधरी यासीर साहब जो पीपल्स पार्टी कश्मीर के सदस्य थे, उनसे कलवाया गया कि ये इस अवामी एक्शन पार्टी को राह फंडिंग करती है। अच्छा, आज़ाद के यहाँ से मरकज से जब लोग वहाँ गए मुज़ाकरात करने के लिए, कौन के? डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब और इंजीनियर अमीर मकाम साहब, जो खुद ही बूट के तस्मों के साथ लटक कर असम्बली में पहुंचे हुए। जब उनसे मुज़ाकरात में मुकालमे की मेज़ पर बैठे, मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उन्होंने उनसे पूछा, जी बताएं सबसे पहले कि क्या हम राह फंडेड है, क्या कोई भारतीय सैफर आया है जिसे हम जो हमें इस्तेमाल कर रहा है? ये तो मुकर के इन्होंने कहा, तो हमें तो इसका पता ही नहीं है। हाँ। हमने तो ये बात ही नहीं की। अब जो इस्तेमाल हुए, हाँ। वो तो पिछले 7 दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं ना। ये क्यों मौका दिया जा रहा है? मुझे बताएं फैसल, आपने कभी नायत पीटीवी पर जो 9 बजे खबरनामा हुआ करता था, रात को 9 बजे, उसमें एक खास सेगमेंट होता था कश्मीर के वाले से कि यहाँ कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल हो गई है, शटर डाउन हड़ताल हुई है। आज आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? क्या हो रहा है? आज तो उससे भी ज्यादा हुआ है। मतलब वो कश्मीर, पूरा कश्मीर की बात होती थी ना। हाँ। हिंदुस्तान के मुकब्जा जो जिस पर कब्जा किया उसकी बात होती थी ना। तो आज ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हमारे अरबाब अख्तियार को कम अज कम, यार मैं तो कहता हूँ कि इन्हें इस संगीनी का एहसास क्यों नहीं हो रहा? जो इंटरनेशनल मीडिया पर आपने आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, इंटरनेट सब कुछ बंद करके आपने कहा जी कि यहाँ पर ये, अच्छा एक और अलमिया है। अलमिया ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद हो, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोबाइल फोन बंद हो, मकबूजा कश्मीर के अंदर लैंडलाइन बंद हो, तो हम कहते हैं जी कि ये जबर है, फाशिज्म है, सारा कुछ है। यहाँ पर बंद किया जाता है जी कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपने वही कुछ किया हुआ है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत कश्मीरियों के साथ, मतलब यही कुछ क्या, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या पैगाम दे रहे हैं आप? मतलब ये तो वो बात हुई ना कि आज आप देखें कि हिंदुस्तान किस तरह प्रोपोगेट कर रहा है यार, प्रोपोगेंडा कर रहा है वहाँ पर, कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और आप पूरा उसको दुनिया से, आपने कि आज़ाद कश्मीर का राब्ता दुनिया से खत्म हो गया है, खत्म कर दिया। अच्छा, बशारत राजा साहब आपने बड़ा अच्छा, जो अगला मैं उसका लाए अमल ये है कि आज तो उन्होंने पूरा हर शहरों में, पूरा बिम्बर से लेकर नीलम ताओबड़ तक और फारूक कोटा से लेकर निकाल तक पूरा पहिया जाम और बाजार बंद थे। इवन जो शहर थे वो बंद थे, कस्बों की दुकानें बंद थी, गाँव की दुकानें भी बंद थी। अच्छा, जो नीलम और मुजफ्फराबाद में फायरिंग की गई, ये कौन शहर पसंद थे जो इन लोगों पर फायरिंग की है? किसने फायरिंग की? कौन मामला खराब कर रहा है? ये इसका मैं जिम्मेदार समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, अनवार उल हक साहब को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अनवार उल हक साहब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बने, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर बने। अब उनके पास कोई सियासी पार्टी नहीं है कि वो मुस्तकबिल में किस सियासी पार्टी से वो अपनी सियासत जारी रखेंगे। वो चाहते हैं कि हालात खराब हो और मेरे जो है मैं कुर्सी पर बैठा रहूं। मतलब मुख्तलिफ खबरें आ रही है ना, मुतअद्दिद जख्मी हुए लोग, कुछ कैजुअलिटी का जिक्र हो रहा है कि मुजफ्फराबाद में कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। बड़ी संगीनी, बड़ी कशीदा सूरत हाल है। लेकिन अगला लाए अमल में जो बिल्कुल ये उसका अगला लाए अमल ये है कि आज अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि कल से जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो एंट्री पॉइंट है उनको बंद करना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब उलाड़, हमारा, मैं जब अपने जिला में जाता हूँ कोटली, हमारा एंट्री पॉइंट उलाड़ है, उसको बंद करना है। पलंदरी वाले जाते हैं तो उनका आज़ाद पतन है, उसको बंद करना है।
मुजफ्फराबाद वाले नीरव को बंद करना है, बेम्बर वाले जो है वो गुजरात के साथ लगता है उसको बंद करना है, और मीरपुर वालों को वो बंगला, वो सारे एंट्री पॉइंट बंद, यानी कि ज़मीनी रास्ता ख़त्म करना होगा। जमीनी रास्ता खत्म करना, तो फायदा किसको हो रहा है? मतलब मामलात आप सुलझाने की बजाय उलझा क्यों रहे हैं? ये हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों। एक अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जी कि वो कोई कल प्लनरी में उन्होंने तुलबा से खिताब किया और अवामी एक्शन कमेटी का नाम लिया और उसको जोड़ दिया शर्फ संदूक के साथ। ये खुदा रहा अपना करें, ये जो मामलात है ना, ये नहीं करना चाहिए। ये सेम वही होता है बशारत राजा साहब, जैसे कि आपने बड़ा तफसीली बताया कि पाकिस्तान की अगर हम सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान को भी किसी को गद्दार ठहराने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती है। सेम वही चैप्टर है जो कि इस वक्त कश्मीर के अंदर चला है, आपने बड़ा तफसीली बताया। अब मामला अदालती महाज भी गर्म है। अदालती महाज पर आज तो बड़ी पेशरफ्त हुई, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहाल हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि तारिक जहांगीरी साहब की जो काज लिस्ट है वो भी जारी की गई है और कल से वो दोबारा अपने केसेस की समाअत करेंगे। बशारत राज साहब, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि मामला थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। एक जगह पर बात हुई कि यार ये क्या करेंगे, ज़्यादातर जो इस वक्त तारिक जहांगीरी साहब की, उन्होंने 32-34 साल बाद डिग्री को जाली करार दिया है कि यार जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आप तो बखूबी जानते हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर रहे, इस्लामाबाद जो बार कौंसल है उसके सेक्रेटरी जनरल रहे, उसके सदर रहे, वकील बने, हाई कोर्ट के जज बने, उनकी डिग्री जाली नहीं थी। नॉन लीग पीपल्स पार्टी के लीडरान के केसेस लड़ते रहे यार, केसेस लड़ते रहे हैं। तो बात यही थी कि उन्होंने इनकार किया कि ना तो मैं फॉर्म 45 और 47 से पीछे हटूंगा और ना ही मैं खत लिखने वाले जजेस से पीछे हटूंगा। और टरियान वाला जो फैसला दिया था वो उन्होंने जो इस्लामाबाद का जो फॉर्म 45 और 7 के वाले से जो बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल का जो मामला था, तो एक जगह बात हुई कि सर ये तो अगर मामलात आगे बढ़ते हैं और आपने जिस तरह की रोस्टम पे ऊपर खड़े होकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर कहा कि मैं किसी सेक्टर कमांडर की मंशा के मुताबिक फैसले नहीं करता, तो अगर आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिग्री को जाली करार दे देता है और जज फारिग हो जाते हैं, उसके ऊपर तो रेफरेंस ये भी बनता है कि आपको जेल भेज सकते हैं। तो वहाँ पर जवाब ये था कि जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हम इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे। अब आप बताएं कि कल दोबारा केस है, नोटिस हुए हैं अटॉर्नी जनरल को भी और तमाम फ्रीकैन को भी, कल आईनी बेंच के सामने क्या कुछ होने जा रहा है? अच्छा फैसल साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया, अभी तक जो कुछ हो रहा है ना वो स्क्रिप्ट के तहत सारा कुछ बिल्कुल ऐसे वो देखिए पीछे से चला आ रहा है। फौरी तौर पर जो है वो जामिया कराची भी एक्टिव हो जाती है, सिंध हाई कोर्ट भी एक्टिव हो जाती है, 29 से पीछे करके 25 पर लाया जाता है, फिर यहाँ पर भी केस लगता है। यहाँ पर वैसे मेरी खबर है कि जैसे जमाल मंदोखेल ने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया, अच्छा यहाँ पर केस नहीं लग रहा था। ये जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए मुश्किल है, मुश्किलात बड़ी हैं उनके लिए, कम नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल सुनेंगे जिस तरह जैसे अमीनुद्दीन जो बेंच के सभा उन्होंने कहा ये बहुत फैल गया है। अब देखिए देख रहे थे ना कमरा अदालत में थे, इशारा कर रहे थे ये बहुत फैल गया है, इसको हमने रोकना है। यार मैं तो सोच रहा था कि वो अगर जमाल खान मंदोखेल साहब ना होते तो ये अमीनुद्दीन खान साहब ने तो सिर्फ नोटिस करने। अब देखिए जो पहले उन्होंने कोर्ट ऑफ द ऑर्डर लगवाया उसमें तो कुछ तरह से गोल कर गए थे मामला ना। और बाद में मनीर मलिक साहब ने वो भला वो मियां दाऊद का यार, उसने जैसे सजाद अली शाह का जिक्र किया जी कि वहाँ पर उन्हें जो है सस्पेंडेड किया गया था, वो उनका फैसला, उन्होंने कहा ठीक है वो उसी ने करवाया यार, मियां दाऊद ने। तो ये मामला था, तो अब सुनेंगे करेंगे। जैसे अमीनुद्दीन साहब से किया आपने तो रखलिया में बिल्कुल जो पहले है वही करेंगे। लेकिन हाँ ये खबर है, आपको पता है कि जब सुबह मेरी उनसे बातचीत हो रही थी ना, मैं सुबह उन्हें नीचे से लेकर कमरा नंबर कोर्ट रूम 4 तक लेकर गया, कुछ बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इस तरह। अच्छा। लेकिन जो आपने बात की ना कि ये पीछे हटने वाले नहीं, तो जेल जाने के लिए तैयार है, और ये नुक्ता आगाज है उस तहरीक का जो पाकिस्तान में हकीकी मानों में अदलिया आज़ाद है, ये उसका नुक्ता आगाज है। और सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी हमने वही मनाजिर देखे और हमें वो लगा कि यार ये एक बुनियाद है जो बुनियाद रख रही है वकला तहरीक की। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया है और इसे सारी जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अदलिया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि यार वाहिद उम्मीद की जो किरण है वो हाई कोर्ट के 5 जजेज़ हैं जो कि अभी तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और बशारत राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।